इतिहास हम पहले बेसिक संस्कृत वर्ड में चलते हैं, एक है लैटिन वर्ड में, दो गो। संस्कृत में इतिहास को मितिहास कहा जाता है। इसका मतलब आता है ऐसा ही गुजर चुका है, ऐसा ही गुजर चुका है। प्योर हिंदी बता रहे हैं ना कि संस्कृत से ही लिया गया है। अगर ये वर्ड बोलें कहाँ से लिया गया? संस्कृत से। लेकिन जो हिस्ट्री वर्ड है ये हिस्टोरिका से लिया गया है ना, जिसका मतलब होता है पास्ट, पास्ट की बात करना, पास्ट घटना, पास्ट इवेंट से मतलब है। पहला क्वेश्चन देखिए, अब शायद आपका यही था, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, हमने थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार देख लिया था क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन कैसे आएगा? तो हिस्टोरिया या हिस्टोरिका एंड हिस्ट्री, है ना, इसी से, यानी इसमें प्लस स्टोरी जोड़ दीजिए। तो किसका स्टोरी हो गया? पास्ट का, पास्ट इवेंट यानी पास्ट की घटना की स्टोरी। चलिए इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, मेनली है कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या कहलाएगा। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ इतिहास का, यहां लिखिएगा अतीत की घटनाओं का। अब लिखना पड़ेगा, कॉपी चालू कीजिए एकदम। जब पढ़ाने की बात आ गया तो पढ़ाई ही देते हैं पहले। पीडीएफ के चक्कर मत रहिए, रेडीमेड मत खाइए, ज़्यादा अनपच हो जाता है, नहीं तो फिर चाउमीन खाना बेकार है। दाल भर रोटी खाइए, बना के खाइए, अच्छा रहेगा। चाउमीन खाइएगा खराब हो जाएगा सब चीज़। लिखने से आधा याद होगा आपको, है ना। इतिहास पर आप कर रहे हैं अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन को कहा जाता है, या अध्ययन करते हैं, जो भी लिखिए। अतीत की घटनाओं करें, घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, सीक्वेंस में। हमें ये बताइए, अब अतीत का मतलब पास्ट बता रहे, पास्ट कब तक, कब से मांगेंगे? आज से 100 साल पहले, 1000 वर्ष पहले, कि 5000 वर्ष पहले? ये जरा कन्फ्यूजन है, ये अतीत का बड़ा कन्फ्यूजन परिभाषा है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री में चलेंगे तो यहाँ लिख लीजिए 26 लाख वर्ष पूर्व से माना जाता है। 26 लाख वर्ष पूर्व से, 26 लाख इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से लें तो। कहीं कहीं अभी शुरुआत में जब हम चलेंगे तो 2.5 लाख ही मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक जगह मिल गया है 7-6 ऐसा जहाँ पर 26 लाख, कहीं 24 लाख लिखता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन कितना पीछे जाएंगे? दूसरा, एक तो अतीत की घटना था। अतीत की घटना किसके लिए? मानव के लिए ना। तो मानव का विकास कैसे किया है ना, मानव के विकास की कहानी। इतिहास क्या करता है? मानव की विकास की कहानी भी है। मानव पहले 4 पैर वाला था, फिर बाद में 2 पैर वाला हो गया। नहीं, पहले जंगल में रहता था, धीरे धीरे कंदमूल खाते खाते फिर खेती करने लगा, फिर आग जलाया, जो भी है क्रमबद्ध देखेंगे उसको। और फिर धीरे धीरे आज हम डेवलप कर गए जींस पैंट वाला, है ना। पहले कपड़ा भी नहीं पहनता था। चलिए, तो जो भी है, तो मानव का विकास की कहानी भी इतिहास में पढ़ते हैं। दूसरा, ये पहला पॉइंट हुआ, हम पॉइंट तीसरा इसी में लिखते हैं। इतिहास हम जो पढ़ रहे हैं इसको कोई लेखन करने वाला होगा। कौन लिखेगा इतिहास को? इतिहासकार। कौन लिखता है? इतिहासकार। लिखने वाला कौन है? इतिहासकार। लिख कर रहा किसके बारे में? अतीत की घटना के बारे में, यानी कि पास्ट है। पास्ट की घटना को लिख रहा है वर्तमान वाला आदमी। कैसे लिखेगा? अगर हम लिखना चाहें आज से 5000 पहले का चीज,
तो ऐसी जो मन में चीज लिख दें, राम थे नहीं थे, राम ने रावण मारा कि रावण ने राम को मार दिया, ऐसी बोलते जाएं, कुछ भी काल्पनिक कहानी बना दें, है ना। नहीं तो फिर वही हो गया, वो पहले कॉमिक्स आता था चाचा चौधरी, साबू उसमें लंबा लंबा एक था बुलडोजर वाला आदमी, है ना, उसका कहानी पढ़ते थे तो हम लोग उसको सच मानते थे कि लगता सच इतना लंबा चौला होगा भीम की तरह, है ना, या कुंभकर्ण की तरह लंबा चौला आदमी होगा, या घटोत्कच की तरह। इतिहास में घटोत्कच, कुंभकर्ण और भीम, यही 3 को लंबा आदमी हुआ है बाकी सब छोटा ही है। तो कहने का मेरा पर्पस है कि एक आदमी जो वर्तमान में बैठा हुआ है, अब वो पास्ट की घटना को लिख रहा है, तो उसके पहले को लिखने के लिए तो कुछ आधार चाहिए ना, बेस चाहिए, ऐसे नहीं लिख देगा, नहीं तो फिर इतिहास तो फिर काल्पनिक हो जाएगा। फिर अगर वो इसी तरह मनगढ़ंत कहानी बनाना चालू कर दिया तो इतिहास फिर काल्पनिक, फिर सत्य पर आधारित नहीं होगा। अब इसका बेस चाहिए, बेस को हम बोलते हैं, जिस बेस को आधार बनाएगा उसको हम कहते हैं स्रोत, सोर्सेज। अब ये सोर्सेज पुरातात्विक स्रोत भी होता है, बारे स्रोत का बारे डिटेल पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी हम चाह रहे हैं बेसिक, आपको हम ABCD सिखा रहे हैं कि कैसे इतिहास को आपको पढ़ना है या कैसे पढ़ाना है। कल आप खुद टीचर बनने वाले हैं, आप भी बच्चे को पढ़ाइएगा 9th 10th को 11th को जाकर, है ना, या ग्रेजुएशन को PG को पढ़ाइए, जहां भी पढ़ाना है। हो सकता है कुछ दिन के बाद हम भी यूनिवर्सिटी में ही जाने वाले का प्लान बन रहा है, देखिए क्या होता है। बैंक छोड़ रहे हैं, बहुत जल्द उब गए हैं बैंक से, अब पढ़ाने का जो लत लगा हुआ है उसी क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं। आप भी टीचर बन रहे हैं, हम भी टीचर बन जाते हैं चलिए, लेकिन अभी समय नहीं आया, हो सकता है 1-2 महीना लग जाएगा टाइम। चलिए, तो अतीत की घटना, आइए इतिहासकार, तो कहा जाता है कि अतीत की घटना यानी कि वर्तमान और पास्ट यानी कि भूतकाल एवं वर्तमान काल, यानी कहने का मतलब जो तथ्य है, तथ्य मतलब क्या हुआ, स्रोत एवं क्या है, इतिहासकार के बीच में, ये डायलॉग है, एक बीच में अनवरत चलने वाला संवाद है। अनवरत चलने वाला संवाद है, डायलॉग है। इसको लिखिए पहले, क्या 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 बोलना चाह रहे हैं। तथ्यों एवं इतिहासकार के बीच में, जो मेरा तथ्य है, जो मेरा इवेंट है, जो घटना घट रही है, और इतिहासकार उसको एनालिसिस कर रहा है कि बीच में अनवरत चलने वाला, मान लगातार चलने वाला संवाद, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी खत्म होगा नहीं। इसलिए इतिहास को न शुरुआत का पता है न अंत का पता है, याद रखिएगा। कभी इतिहास को पूछेगा कब से शुरुआत हुआ, कहना मुश्किल है। फिर भी मैंने एक डेडलाइन दिया है, 26 लाख वर्ष पूर्व। आगे का लाइन क्या होगा, मोदी जी के बाद कौन आएंगे पता नहीं। मोदी जी तो इतिहासकार बन गए, इतिहास में छप गए वो आदमी, गांधी की तरह छपेंगे, जैसा छपे। भले उनको कुछ पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं। स्लाइड हाँ डाल दीजिएगा बाद में। हाँ, तथ्यों एवं इतिहासकार के बीच में अनवरत माने लगातार अनवरत चलने वाला संवाद है। आगे आ जाएगा ना, देख लेते हैं। चलिए ठीक है, उसको बाद में लाएंगे, पहले अपना जितना, चलिए, है ना। तो अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, मानव के विकास की कहानी, तथ्यों एवं इतिहासकार बीच में चलने वाला अनवरत संवाद। दूसरा बोले सभ्यता एवं संस्कृति की कहानी। ये बने इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या है। दूसरा, आखिर इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंटरव्यू का बहुत आएगा, अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं ये जरूर आता है क्वेश्चन, व्हाई स्टडी हिस्ट्री, क्यों पढ़ना चाहिए। ये मरे हुए मुर्दे को, है ना, इस हड़प्पा पढ़ रहे हैं, वैदिक पढ़ रहे हैं, तो ये अशोक मर गया, वो मर गया, अकबर आया, वो चला गया, क्या मतलब है उसको, लाइफ में क्या यूज है, लाइफ में क्या यूज है बताइए। आपके दैनिक जीवन में क्यों जरूरत है। मैथ तो ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं भाई, आज 2 किलो जब मुर्गा खरीदे तो क्या रुपया दाना है, वहाँ मैथ का जरूरत पड़ जाता है। पता नहीं 250 ग्राम का ज़्यादा काट लेगा तब नहीं पता रहेगा। तो रियल में सब्जी खरीदा था, आप लोग पूछो नहीं करते हैं, बोला कि
18 रुपये किलो, तो पता नहीं बोला कि 250 ग्राम दे दी ना, जितना काटना काट लो, हमको याद नहीं है है ना। तो ये मैथ का थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए कम से, ताकि जो मार्केट में पर्पस जो है पर्पस। लेकिन इतिहास का क्या पर्पस है? खाली परीक्षा के लिए क्या? चलो भाई एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है इसलिए नहीं, ये आपका अपने वंशज को पढ़ते हैं, पहले याद रख लीजिए। आपका वंशज, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो पहले पीढ़ी थे, उसका इतिहास पढ़ते हैं। आखिर हम जब डेवलप हुए हैं, आखिर कैसे आए, ये पढ़ना भी चाहिए आदमी को। और हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सभ्यता संस्कृति को जानना चाहिए। पहला तो ये कारण हो सकता है, ये आपका गौरवान्वित महसूस करेगा कि मेरा सभ्यता इतना पुराना था, है ना। अमेरिका का बहुत कम है, हमारा तो बहुत आगे पीछे वाला है ना। तो ये एक गौरवान्वित महसूस करता है। दूसरा, गलतियों से सीखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गलतियों से सीख लेने की जरूरत है। कैसे? जिसने गलती किया, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप बहुत फेमस युद्ध है कलिंग का युद्ध, सुने हैं? अशोक ने कलिंग पर अटैक किया था। चलिए, ये आज क्यों फोन कर रहा, आज छुट्टी के दिन। चलिए, कलिंग युद्ध ये अशोक के काल का है। तो कलिंग युद्ध 13वां एक अभिलेख है, उसमें कलिंग युद्ध की चर्चा। देखिए बहुत क्वेश्चन बोल के निकल रही, बाद में आएगा अलग चीज, लेकिन चाहे तो वहाँ लिख सकते हैं। आप 13वां बोला, 13वां नोट कर लीजिए हल्का सा साइड में कहीं पर भी। 13वां शिलालेख जो है उसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की है। 261 डेट भी इसका याद हमको है, 261 BC में ये युद्ध हुआ। यह युद्ध इतना खतरनाक था, जो अभी यूक्रेन और रूस के बीच में, उससे ज़्यादा खतरनाक था ये, है ना। इसमें लाखों लोग मारे गए और कितने लोग तो घायल हुए, अलग चीज है। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? लास्ट में अशोक ने तलवार छोड़ दी और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यानी अशोक को भी लगने लगा कि ये जो युद्ध लड़ के हम लड़ाई किए हैं, बहुत गलत काम किए हैं। एक मानव के लिए वो कलंक ही हो गया कि हमने इतने लोगों को मारा। अशोक के बारे में अशोक कहते हैं, अशोक को कहा कि पहले चंडाल था, वो चंडाशोक था, बाद में बन गया धम्माशोक। पहले था चंडाशोक, इसका उपाधि दिया गया है। चंडाल था पहले, लेकिन वही बौद्ध धर्म जब बना गया, धम्माशोक बोलना जाने लगा इसको, धम्म के रास्ता पर चलने लगा। तो ठीक है, उसकी ने गलती किया। अब कह रहा कि इस युद्ध से आप सीखिए, आज की वर्तमान पीढ़ी सीखिए कि युद्ध करना हमेशा हानिकारक होता है, विनाशकारी होता है, कभी लाभकारी नहीं हो सकता। ये इतिहास सिखाता है आपको। बात समझ रहे हैं ना, ये इतिहास सिखा रहा है आपको कि आपको इतिहास सिलेबस में डाला गया यही पर्पस से कि आप अपनी, जो मेरे पूर्वज ने, चाहे हमारे पूर्वज राजा ने जो गलतियां की हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि पहले अकबर 10 वो रानियां रखती थी तो आज भी रखने लगे, ऐसा नहीं, वो भी गलतियां हैं, है ना। तो जो गलतियां, हाँ, जो अच्छा चीज है, जैसे अशोक ने धर्म चलाया, धर्म कोई विशेष धर्म का नाम, वो कई धर्मों का सम्मेलन किया। उसी दिन अकबर ने इलाही चलाया, वो भी खाली मुस्लिम धर्म नहीं था, उसमें कई धर्मों का सम्मेलन था। तो वो सोचिए, पॉजिटिव चीज को लीजिए, तो कहेंगे जो पॉजिटिव चीज को अपने में ग्रहण कीजिए, और जो गलतियां, जो नेगेटिव चीज है उसको त्याग कीजिए, या तो उसमें आपको छोड़िए और अपने आप को सुधारिए। तो इतिहास हमें यह सिखाता है, लिखिए लाइन को, इतिहास वर्तमान समय में इतिहास हमें अध्ययन करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि वर्तमान, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्तमान समय में इतिहास अध्ययन इसलिए जरूरी होता है कि हम अपने पुराने, हमारे प्राचीन या हमारे अतीत की गलतियों से, अतीत की गलतियों से सीखने के लिए, अतीत की गलतियों से सीखने का प्रेरणा देता है, सीखने की प्रेरणा देता है। यानी आपको बताता है कि देखिए ऐसा गलती करने से ये अच्छी परिणाम होता है, तो आप गलती पे गलती क्यों करेंगे। अब बाकी तो जो पॉजिटिव है उसको आप लीजिए। तो ये था आपका इतिहास क्या है। एक चीज और थोड़ा सा इस पर एक और पॉइंट जोड़ते हैं। जब इतिहास की बात हो रही है, मैंने कहा इसमें 2 पॉइंट है, एक तथ्य है,
एक इतिहासकार है इधर, तथ्य जो है अतीत में न है, पास्ट में न है, ये है वर्तमान में। अब हमें ये बताइए, ये आदमी बैठा हुआ वर्तमान में, एक अगर अतीत में भी एक इतिहासकार पैदा हो जाता है, जरा ध्यान समझिए चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है, बहुत ये सब बुक में नहीं रहेगा, ये सब कॉमन सेंस का चीज है। एक इतिहासकार अतीत में ही है और एक इतिहासकार वर्तमान में। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना मौर्य वंश का, तो उसके दरबार में कई इतिहासकार थे, या अकबर के दरबार में कई इतिहासकार थे। हम सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, मानते हैं मेगास्थनीज आया, एक खुश ने एक पुस्तक लिख दिया इंडिका, एक नाम है, हम थोड़ा सा हल्का सा आपको ले चलते हैं इधर। इसने एक पुस्तक लिखा इंडिका, इंडिका स्पेशली लिखा गया पाटलिपुत्र पर। किस पर लिखा गया? पाटलिपुत्र पुस्तक लिखा हुआ है। और इसी के काल में एक आदमी और थे जो बहुत फेमस है, चंद्रगुप्त कौटिल्य। इसने एक पुस्तक लिख दिया अर्थशास्त्र। ये इकोनॉमिक्स पर नहीं पुस्तक है, ये है राजनीति सिद्धांत पर। क्या है? राजनीति पर, राजनीति सिद्धांत पर। ये क्वेश्चन 2-3 बार बीपीएससी में पूछ चुका है कि कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया अर्थशास्त्र, वो किस विषय पर आधारित है? अर्थशास्त्र पर नहीं। ये नंबर मैक्सिमम इकोनॉमिक्स मार देते हैं, राजनीति पर, पॉलिटिकल, कैसे राजा का पूरा चर्चा बताता है। अब यही दोनों बुक में, ये दोनों किसके दबाव में रह चुके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। ये कुछ और लिख रहा है, ये कुछ और लिख रहा है। देखिए तो कहीं विवाद कैसे हो गया? बात समझ रही है? बात, मेगास्थनीज कुछ और लिख रहे हैं और कौटिल्य कुछ और लिख रहे हैं। एक ही बात, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देखने का, तो देखने का नजरिया बदल जाता है कभी कभी। मेगास्थनीज का स्टेटमेंट है कि पाटलिपुत्र के लोग घरों में ताले नहीं लगाते हैं, समझ कि चोरी नहीं होती है ना? आज तो ताला क्या, ताला महा ताला लगाए तो ही टूट जाएगा, है ना? तो कहने कौटिल्य कहता है कि बहुत कुछ होता है यहाँ, तो बहुत सी चीज पर दोनों में विवाद हो गया। लेकिन जबकि कहाँ, उसी के काल में रहने वाले हैं। और ये एक आदमी जो बाद में अभी 2024 में कोई इतिहासकार है बैठा हुआ, वो लिख रहा है मौर्य काल का इतिहास। दमदार किसका होगा? इस पक्ष का कि इस पक्ष का? इस पक्ष का, चूंकि सामने देख रहा है ना, हो सकता है हल्का फल्का भूल होगा। उसी तरह से एक और अकबर की कहानी आती है। अकबर के दरबार में एक नाम है अबुल फजल, नाम सुने होंगे, अबुल, जिसने आईने अकबरी लिखा है ना, आईने अकबरी पुस्तक ही है। तो अकबर के दरबार में रहा। एक बाद में पुर्तगाली आते हैं, जो नाम जानवे के हैं, पुर्तगाली, गोवा वाले, है ना? ये भी एक बाद में इतिहास लिखते हैं भारत के इतिहास पर। अकबर के माथे पे कलंक लगा हुआ है कि अकबर ने एक 80 दुर्ग था, क्या था? 80 दुर्ग का किला जीतता है। उसको कहता है कि अकबर ने घूस की नीति से जीता था। क्या है? ये आपका बीपीएससी में कैर पूछ चुका है कि अकबर ने 80 के दुर्ग किला को जीतने के लिए किस नीति का पालन किया था? घूस की नीति। घूस की नीति का मतलब ये हुआ, अकबर ने क्या किया कि उसके आदमी को ही, उसके जो द्वारपाल हैं, चाहे उसके जो सेनापति, उसी को अपने हाथ में मिला लिया। बोला राजा को मार दो, हम तुमको राजा बना देंगे। और ये तो शुरू से चला आ रहा है। आप बाद में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़िएगा, वही हाल होगा कि उसका सेनापति को मिलाता है और उसको मरवा देता है, उसको मिलाता है, यही मरवाता है, या तो बेटा को मिला लेता है। तो अकबर ने यही किया, घूस की नीति, है ना? लेकिन अबुल फजल ने कभी ये नहीं लिखा आईने अकबरी में कि 80 दुर्ग का किला अकबर ने घूस की नीति से जीता। नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? उसी के दरबार में खा रहा है, उसी का नमक खा रहा है, नमक हलाली करेगा? नहीं। यही जबकि बात में ये पुर्तगाली ने जब रिसर्च किया इस पुस्तक पर पूरा डिटेल पर, तो बोला नहीं, अकबर ने गलत काम किया था। तो ये इसने प्रूफ कर दिया। तो अब यहां पे एक मुद्दा उठ जाता है कि एक खुद उसके दरबार में रह रहे हैं, उसके भक्त हैं, तो क्या कोई जरूरी नहीं है कि जो पुस्तक लिखेगा वो 100% सत्य होगा? उसमें कुछ काल्पनिक
गाथाएं हो सकती है, वीर गाथा हो सकता है, अकबर को महान बनाने के लिए कुछ कहानियां बनाया गया होगा, ये भी हो सकता है। कुछ सच्चाई भी है, ऐसा नहीं कि 100% माने आपका काल्पनिक होगा, लेकिन जो बाद में इतिहासकार आए अगर उसने कुछ सही चीज लिखा है तो उसका भी प्रूफ देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि एक चीज और देखिए, बहुत सा चीज बहुत डिपेंड करता है। अगर ये एक मानते हैं कि कोई हिंदू है, सिंपल सा बोलते हैं, अबुल फजल तो चूंकि मुस्लिम है, वो भी अकबर भी मुस्लिम भाई हैं। एक बार क्या होता है, कभी कभी कोई कोशिश करता है, कोई इतिहासकार अगर कोई मुस्लिम इतिहासकार है वो अकबर के बारे में लिखेगा, यहां पर भी बैठा हुआ आदमी अगर वो मुस्लिम भाई हैं तो अकबर की हमेशा कोशिश करेंगे बुराई करने का ही। अगर वही हिंदू हैं तो कोशिश करें कुछ बुराई निकाल ही दें। ये एक मानसिक चीज है, ये हम लोग का मन कर सकते हैं कि रुचि है कि हम जिस धर्म को मानते हैं उसको कोशिश करेंगे ज्यादा बढ़ावा चढ़ा दें। कोई सत्य की तरह नहीं जाता है, जबकि होना चाहिए आइडियल होना चाहिए। ये सब में कोई धर्म को नहीं लाना चाहिए बीच में। आप इतिहासकार बन रहे हैं तो आप अपनी रुचि अपने जगह पर रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि हम सत्य चीज को बाहर निकालें। अभी देखिए बनारस में बहुत जगह क्या होता है, जहां जहां मुस्लिम का मस्जिद है वहां टूट के हिंदू धर्म आ जा रहा है। अभी पेपर में पढ़िए, है ना, बराबर नहीं जा रहा है। तो ये ठीक है, क्या है तो राजनीतिक सिद्धांत इसके कारण है, जो भी है वो हम उस पर नहीं जाएंगे। मेरा कहने में जो सत्य है उसको लाइए बाहर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम झूठा सत्य थोप दें। उठाना पड़ेगा कौन। अगला आदि बंद है, खुला खुल रहा है। आज सबको पता है दुनिया बंद रहता है तो 5 पर फोन कर रहा है। चलिए, तो कह रहे थे क्या कि हाँ, कि जो वर्तमान में है अगर वो इतिहासकार भी 100% सच हो सकते हैं, लेकिन यदि वो सबको सत्य के आधार कसौटी पे कसते हैं तब। लेकिन जो वर्तमान समय, तो इसी को कहते हैं समकालीन इतिहासकार, इसको बोलते हैं परवर्ती इतिहासकार। जो बाद में उसको बोलते हैं क्या, परवर्ती। और जो उसी काल में है, राजा के कहीं बारे में लिख रहे हैं, उसी काल में रह रहे हैं, उसको बोलते हैं समकालीन। तो जो भी हो, तो इतिहास जो लिखा जाता है किस आधार पर लिखा जाता है? कोई चीज भी लिखेगा बिना स्रोत के। स्रोत का मतलब सोर्सेज। क्या है? सोर्सेज। अब स्रोत किस चीज का माने है? तो हम लोग जनी जानते हैं मेनली से दो ही को माना गया है स्रोत। एक होता है पुरातात्विक, ये तो मालूम होगा सबको, नहीं मालूम है फिर ही बताते हैं। एक होता है साहित्यिक, यह सब बेसिक चीज है। अब साहित्यिक में धार्मिक, अधार्मिक, देसी विदेशी वो आप तक करते रहिए, बात की बात है, उसमें बहुत क्लासिफिकेशन है। पुरातात्विक में जो पृथ्वी के गर्भ से मिला है, खुदाई से मिला है, या खुदाई से नहीं मिला है, कुछ स्मारक है जैसे ताजमहल ही मान लेते हैं, है ना, या जो भी है, कुतुब मीनारी है, लाल किला ही है, तो वही पुरातात्विक स्रोत में ही आता है। लेकिन जो सिक्के मिले हैं, जो अभिलेख मिले हैं, या कुछ और मृदभांड मिले हैं, या कुछ और कह सकते हैं टूल्स मिले हैं, पत्थर के, चाहे लोहे के उपकरण, चाहे कांसे के उपकरण, या किसी चीज का उपकरण मिले हैं, वो सब किस में आएंगे? पुरातात्विक में। जो पुरातत्व मतलब होता है ये नीचे से खुदाई करके लाना। और साहित्य में जो रिटेन फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या चीज में? रिटेन में, जो बुक रूप में लिखा हुआ है, लेखन के। ऐसा नहीं कि पुरातात्विक में लेखन नहीं, अभिलेख मतलब क्या हुआ? पत्थर पर लिखा हुआ, कॉपर प्लेट पर लिखा हुआ ही रहता है ना, लेकिन साहित्य स्रोत उसको नहीं मानते हैं, इसमें आएगा वो पुरातात्विक में। तो जैसे कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लिखते हैं, जैसे सिक्का इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। तो इसमें क्वेश्चन आता है सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? या हमेशा देखिए बहुत सा ऑब्जेक्टिव बनाते चल जाते हैं, थोड़ा सा न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। सिक्के के अध्ययन को बोला जाता है न्यूमिस्मैटिक्स, यानी कि सिक्का शास्त्र। एक और आता है फेमस है अभिलेख। अभिलेख, इसको थोड़ा मिटाते हैं, यहां जगह कम है कि चलिए, क्या है अभिलेख? बताइए, कोई बता सकते हैं अभिलेख के अध्ययन क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन अंग्रेजी में बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन का अध्ययन क्या कहते हैं? इपिग्राफी। क्या बोलते हैं? इपिग्राफी, लेखीय शास्त्र। तो कुछ कुछ ही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका साथ समझे, बाकी हम डिटेल तो पढ़ेंगे, सिक्के क्या है, अभिलेख क्या होता है, सब पढ़ेंगे।
बाकी आप लिखिए, मोनूमेंट लिख लीजिए, स्मारक, उपकरण लिख लीजिए, ये सब कुछ है, टूल्स, ये सब पुरातात्विक में आएगा। साहित्यिक में जितना बुक है, आप इंडिका पढ़ते हैं, जो भी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, चाहे क्या कहते हैं, जितना बुक, अब एक बुक थोड़ी कर सकते, किसको क्या कहें, आइनकवरी है, सब किताबी है, जो भी बुक के रूप में है। अब उसमें धार्मिक अधार्मिक वो अलग चीज है, या देसी या विदेशी वो अलग चीज है, उसको नहीं आ जाइए। अब ये बताइए, क्या स्रोत सिक्के हमें क्या बताएगा? एक कॉमन सेंस का एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इसको नोट करते करते जा रहे हैं ना, जरूर नोट कीजिए, क्योंकि देखिए बहुत चीज आपको पढ़ाने का स्टाइल बता रहे हैं। चाहते थे हम डायरेक्ट स्लाइड पे आ सकते थे, लेकिन हम चाहते स्लाइड पे तो कोई भी जाकर पढ़ा देगा आपको, बना बनाए रेडीमेड में। सिक्के, अब कोई एक क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में पहली बार इतिहास में सिक्का कब आया, क्वेश्चन डेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, बताइए आप लोग, भारत में सिक्के का प्रचलन कब से हुआ, कितने साल पहले से चालू हुआ? कोई स्टूडेंट? भारत में सिक्के का पहला चलन चालू होता है 6th सेंचुरी BC से, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। नहीं हड़प्पा में सिक्का मिला है, नहीं वैदिक काल में कोई सिक्का मिला है। जब भी मिला है 6ठी शताब्दी यानी ईसा पूर्व, यानी कि कहने मतलब हुआ महात्मा बुद्ध का पीरियड से, जैन धर्म का पीरियड से, यानी कि महाजनपद काल बोलते हैं इसको हम लोग, ये हम डिटेल बात पढ़ाएंगे, महाजनपद काल से माना गया है। तो एक सिक्का कोई राजा का मिला, आपको बता दें, सिक्का कोई अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे पहले सिक्का चलाया किसने, तो ये और कंफ्यूजन क्वेश्चन एक है, इसमें कोई राजा का नाम नहीं आता है। सिक्के को चलाने वाला पहला है व्यापारी संगठन, नोट कर ले, व्यापारी लोग को ही प्रॉब्लम होने लगा व्यापार करने में, इसको बोला जाता है गिल्ड, बाद में अंग्रेजी वर्ड है गिल्ड। महाजनपद काल, व्यापारी संगठन के द्वारा व्यापारी लोग को लगा कि दिमाग लगाया, ऐसा काम करेंगे तुमको सामान दे हम। अच्छा, सिक्के चलाने से पहले, मान सिक्के जब आया तो बात की बात है, उससे पहले कैसे व्यापार होता था? हड़प्पा में तो उतना व्यापार होता था जी, मेसोपोटामिया से हो रहा था, और इंटरनल तो होता ही था, यहां वहां से चल ही रहा था। इंटरनल स्टेट में अलग है, विदेश से व्यापार होता था, तो उस समय कैसे होता था? उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। कपड़ा दीजिए संपापड़ी खाइए, लोहा बेचिए संपापड़ी खाइए, याद आ रहा है बचपन में? नहीं देता, लेता अभी भी देता है, अभी बेचते रहता है, घूमते रहता है, गांव में चलता है, नहीं अभी भी है। आप गेहूं दीजिए, आपको अभी तारुज मिल जाएगा मिलता है, एकदम मिलता है। हाँ ठीक है, गांव मिलेगा, शहर में थोड़ी मिलेगा, लेकिन शहर में कहीं कहीं मोहल्ला मिल सकता है ना? तो अभी भी कपड़ा देकर लोग गली गली में बर्तन लेते हैं ना। दिस इज द बार्टर सिस्टम, एक वस्तु दिए दूसरे वस्तु लिए। अभी कोई सोना चांदी नहीं, कोई सोना चांदी का सिक्का भी नहीं है, ना हड़प्पा में है और ना 6ठी शताब्दी। सोना तो बाद में, बहुत बाद में आएगा। तो करें, पहले था बार्टर सिस्टम, यानी हिंदी बोलते हैं इसको, इसमें बी बार्टर में आज बी 20 होता है, यस, और डब्ल्यू लगा देंगे तो हो जाएगा पानी वाला, है ना? बार्टर नहीं है, बोलते हैं जरूर बार्टर, लिखिएगा वस्तु प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली सिस्टम, ये था पहले। तो व्यापारी लोग को यही दिक्कत होने लगा, कितना हम एक वस्तु दे दूसरा वस्तु ले, बड़ा दिक्कत हो रहा है इसको, कुछ तो इसका उपाय करना पड़ेगा। आपको बता दें, जब सिंधु घाटी सभ्यता में तो यही था, उसमें कोई सिक्का का भी प्रमाण अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। कुछ लोग कहते हैं मुहर कोई सिक्का बोल दे रहे हैं, लेकिन वो सिक्का नहीं कहलाया है। बाद में कहा गया वैदिक काल में, वैदिक काल में जब आया तो ये तो रहते रहा, बोला कि एक चीज और, उसमें गाय को माना गया, महत्वपूर्ण दिया गया, गाय को क्या बोला गया? महत्वपूर्ण है, और इसको मूल्य की इकाई माना गया। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका, मूल्य की इकाई। अभी पूछेगा मूल्य की इकाई तो रुपया चाहे सिक्का बोलेंगे वर्तमान में। उसमें गाय को, जिसके पास अधिक गाय उस सबसे अधिक धनवान।
है ना, जिसके पास अधिक गाय वो सबसे अधिक धनवान, यानी ज्यादा पैसा वाला आदमी बना गया। आजकल तो जिसके पास बैंक बैलेंस ज्यादा है उसके पास ज्यादा धनवान। अंबानी जी, अंडानी जी, नामू दोनों एक ही लगता है, अंबानी अंडानी। चलिए, तो उनके पास अब संपत्ति है तो अपना उनके भी ज्यादा ग्रोथ है। गाय पूछेगा मूल्य की इकाई माना जाता था। देखिए क्वेश्चन हम वैदिक पढ़ा नहीं रहे, लेकिन आपको सारे सिक्का के बारे में हल्का बेसिक नॉलेज दे रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। पूछेगा कि वैदिक काल में मूल्य की इकाई किसे माना जाता था, तो हो सकता पहला चॉइस सिक्के दे देगा। अब तो मार सिक्का में निकल जाएगा, पहला चॉइस सिक्का ही देगा, अब मार के निकल जाएगा। सिक्का आया ही कहाँ, कब से, छठी साल। अब यहाँ ये हो रहा है आपका 1500 BC के आसपास हो रहा है ना, तो फिर बहुत अंतर है। तो चलिए, अब ये व्यापारी संगठन दिमाग लगाया कि नहीं ये गाय को भी काटना पड़ेगा, का आधा तो देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो कितना काटेंगे हम, नहीं तो बंदर वाला हाल हो जाएगा तोलते तोलते, इधर के बीच में खत्म। तो इसने एक दिमाग बोला कि ऐसा करें, कुछ ऐसा धातु को चुना उसने। पहला धातु चुना, उसको बोलते हैं ताम्र। क्योंकि पहली बार कोई धातु खोज भी किसका हुआ था, पहले तांबा का ही हुआ है, लोहा तो बहुत बाद में आया है। पहले तांबा का ही खोजा हुआ, फिर कांसा का हुआ, फिर सोना भी है, सोना था लेकिन सोना का सिक्का बाद में आया। ताम्र, इसने कहा इसको काटो और एक अच्छे डिजाइन से काटो। कहीं कहीं ऐसे भी कटा है ना, थोड़ा सा तिकोना कोना हो गया, ज्यादा वाला यही पोर्शन वाला इसी तरह से था। कभी होगा तो मेरे पास इसका ओरिजिनल फोटोग्राफ है, दिखा देंगे। और उस पर कुछ उसने सांकेतिक चिन्ह दे दिया, कुछ उसका एक हम बता देते हैं, निश्चित आकार, निश्चित भार और निश्चित चित्र का अंकन। एक सिक्के पर कुछ विशेषता बनाया चालू किया कि एक उसका स्पेशलाइजेशन आकार रहेगा, एक उसका स्पेशल भार रहेगा, और एक उस पर कुछ हल्का फुल्का चित्र का हम अपना सिंबलिक देंगे। और बोला कि इसको हम इस पर एक ठप्पा लगा देंगे अपना, जो जो व्यापारी अपना अपना अलग से मारेगा इंडिकेटर, जो कि व्यापारी तो बहुत सा है, तो हर एक व्यापारी का अपना सिक्का रहेगा, कोडिंग वर्ड रहेगा। इसको आप कोडिंग कर सकते हैं या कर सकते टोकन सिस्टम। टोकन समझते हैं, बैंक में टोकन पहले चलता था, है ना, लाइन लगने से अच्छा है कि टोकन ले लीजिए, आपको नंबर आएगा तो पैसा मिलेगा। तो टोकन सिस्टम चलाया एक तरह से, इस तरह से। और चूंकि इसने ठप्पा मारा, इसलिए इसको कहते हैं ठप्पे युक्त सिक्के। एक नाम है ठप्पे युक्त सिक्के। और इसी को नया, चूंकि इसने पंच मारा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ठप्पा को पंच, तो कहते हैं पंच मार्क्ड क्वाइंस। मार्क मतलब चिन्ह होता है, पंच मार्क्ड क्वाइंस। और इसी को प्योर साइंस में हिंदी बोलते हैं आहत सिक्के, आहत सिक्के। तो सबसे पहला सिक्का जो चला व्यापारी संगठन के द्वारा, और उसने नामकरण किया आहत सिक्के, अंग्रेजी में पंच मार्क, और प्योर हिंदी में देहाती भाषा में ठप्पे युक्त सिक्के। 3 नाम आपको दिया अंग्रेजी का और 2 नाम हिंदी का। लेकिन ये आहत सिक्के अलग अलग व्यापारी के अपने अपने स्टाइल से रहेगा, जिसमें उसने कहा निश्चित आकार, निश्चित भार, निश्चित चित्र अंकन हो सकता है। और एक अपना स्पेशलाइजेशन उसके व्यापारी का। अगर हड़प्पा का तो नहीं मानेंगे, क्योंकि हड़प्पा से तो हुआ नहीं है, हुआ आपका मौर्य काल से या बुद्ध काल से कहिए या छठी शताब्दी में बता रहे हैं, जो भी है। अब ये सिक्के इतिहास में कैसे काम आएंगे? ये सिक्के तो इसने चला लिया, अपना व्यापार कर लिया। आज जो हमारा इतिहासकार है उसको मालूम कहीं का सिक्का मिल गया, उसको देख रहा है, पढ़ रहा है, क्या लिपि में लिखा हुआ, क्या है, डेट है कि नहीं पता नहीं है। एक चीज याद रखिए, सिक्के से दो चीज जरूर पता आएगा। अगर सिक्के पर राजा का नाम है, जो अभी शुरुआत में तो नाम नहीं आता है, बाद में राजा का नाम आएगा, फोटो भी आएगा और डेटिंग भी आता है, तिथि भी। तो राजा का उससे वंश पता चलेगा, राजा का कब शासन किया उसका डेट पता चलेगा, और जिस क्षेत्र में मिलेगा उस क्षेत्र का उसका जीता हुआ माना जाएगा। अगर कोई अशोक का सिक्का अगर मान लेते ईपी में मिल रहा है, इसका मतलब है कि अशोक का क्षेत्र कहां तक फैला होगा, ईपी जरूर होगा। अगर अशोक का
सिक्का अगर नेपाल में मिल रहा है, इसके अंदर नेपाल भी इसका अंदर में होगा। ये प्रमाण एंड सीमा निर्धारण, इसको बोलते हैं सीमा निर्धारण करता है सिक्का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सिक्के की क्या विशेषता है। एक सिक्का मिलने से इतिहास को क्या क्या खोज निकालता है, उससे रिसर्च करता है क्या क्या हो सकता है इससे, है ना। तो इतिहासकार को जब इतिहास लिखता है तो जब सिक्का के आधार पर लिख रहा है, सिक्का का जब अध्ययन करता है तो इससे ये स्पेशलाइजेशन होता है कि हाँ ये रखो राजा का लता यहां तक जा सकता है रिसर्च। ये एक इंपॉर्टेंट है। राजा का वंश, राजा शासक कौन था, अगर डेट है तो डेट के हिसाब से चलेगा, तिथि यहां तिथि लिख दीजिए, डेटिंग लिख लीजिए, और सीमा निर्धारण कहां से मिल रहा है। वही हाल अभिलेख में भी है। अभिलेख क्यों जारी किया था? राजा अपनी बात को प्रजा के पास पहुंचाने के लिए। अपना मैसेज किसको देते हैं? प्रजा के पास। चाहे वो शासकीय आदेश हो सकता है, वो चाहे वो जनता की भलाई के लिए हो सकता है। अशोक ने अपना पहली बार अभिलेख भी चालू, अभी देखिए अभिलेख भी इसी काल में आता है। अभिलेख भी कब चालू हुआ? 6th सेंचुरी BC से ही। सब दोनों काम एक साथ हो रहा है। तो मेरा कहने का पर्पस यह है, और अभिलेख सबसे पहले जारी करने वाला अशोक को ही माना गया है ना। उसने कहा कि बहुत अभिलेख जारी किया, और उसने उसका अभिलेख 4 लिपि में लिखा जाता था। एक था ब्राह्मी, लिख लीजिए, खरोष्टी, ये सब बाद में पढ़ा लेंगे। फिर एक है अरमाइक, और एक है यूनानी। 4 भाषा में इसका लिपि मिलता है, लेकिन सबसे अधिक मिलता है वो ब्राह्मी। कभी कभी चॉइस देगा चारों वाला, आपको कहेगा इसमें से चुनिए, तो ब्राह्मी चुनेंगे, है ना। भाषा पूछेगा तो प्राकृत। अशोक के अभिलेख की भाषा पूछेगी, क्या कितना ऑब्जेक्टिव खिंचाते जा रहे हैं। आपको पकड़ना, हम कहां से ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। चलिए, तो राजा का वंश, राजा का शासक, राजा का क्षेत्र और सीमा निर्धारण। तो सिक्के का महत्व, हो सकता क्वेश्चन कहीं पूछ दे कि प्राचीन सिक्के का क्या महत्व है, तो आप बता सकते हैं कि एक उस सिक्के का क्या मतलब है। सबसे पुराना सिक्का कौन है? पंचमार्क पॉइंट, इसको आज सिक्के। सबसे पहले चलाया सिक्का किसने? व्यापारिक संगठन, इसको गिल्ड कह सकते हैं, है ना, या संघ भी बोलते हैं, जो भी है। किस लिपि में था? अभिलेख, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी। ये दोनों विदेशी लिपि है और ये दोनों भारतीय लिपि है, ऊपर वाला 2 है ना। ये दोनों के लिए भाषा कौन होगा? प्राकृत, है ना। चलिए, तो ये सिक्का की बात हुआ, उसी तरह से बताया अभी अभिलेख की बात है ना। अब हम नेक्स्ट चलते, जितना बात हम बोले आपका स्लाइड में भी मिल जाएगा, क्योंकि स्लाइड हम वापस साथ डलवा दिए। कब कहां, पहला टॉपिक आपको एनसीईआरटी में ही पढ़ना है। हम आपको एनसीईआरटी बेस लेकर चलते हैं कोई भी चीज, क्योंकि एनसीईआरटी से आपका खाली बीपीएससी नहीं, आईएएस तक परीक्षा में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग झूठ बुड़ के चारों तरफ किताब का कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन कुछ मत कीजिए, आप 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ जाए ना, आपको सब क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर सही से पढ़ते हैं तब, समझ के तब। पहला लिखा हुआ है कब, कहां, कैसे। इतिहास के अध्ययन से हम यह जान पाते हैं कि मानव के विकास की उत्पत्ति कब और कहां और कैसे हुआ। पहला स्टाइल तो वही पता है, इसलिए टॉपिक का नाम भी वही दिया हुआ है, हेडिंग भी दिया हुआ है 6 से में। इतिहास में यह जान पाते हैं कि मानव ने किस तरह से प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उसका उपयोग कैसे किया। यह भी जान पाते हैं कि मानव ने खेती, कढ़ाई, बुनाई, धातु कर्म प्रक्रिया कैसे किया। सब ऐसी टाइम पास वाला चीज है जो ऑलरेडी हम पढ़ा दिए हैं, है ना। देखिए, मैंने बताया इतिहास से लेकर जा रहा है, अभी बताया कुछ देर पहले, है ना, जिसमें कहा था कि ऐसा ही गुजर चुका है, ऐसा ही हो चुका है ना। तो सब चीज जो है मैक्सिमम वही चीज है, टोटल चीज। हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। हिस्ट्री क्या बताया? लैटिन वर्ड है हिस्टोरिया। अच्छा, वहां हिस्टोरिका लिखा गया था, वहां सुधार लिया हल्का, कहीं कहीं होता है हिस्टोरिका लिखा, हिस्टोरिया, ठीक है, जिसका अर्थ होता है खोज करना या अतीत की घटना को जानकारी रखना। हाँ, एक देखिए, हेरोडेटस फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा गया था? हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, किसने एक पुस्तक लिखा था हिस्टोरी, ये वाला लिखा गया वहां पर, चलिए कोई बात नहीं, हिस्टोरिका पुस्तक का नाम था, ठीक है, वहां पर हिस्टोरिया कर लीजिएगा।
जो कि भारत फारस के बीच में संबंध की बात करता है। कौन? तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। ये कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। ये ध्यान रखिएगा। चलिए इस समय टाइम पास नहीं है, लिख भी दिए। देखिए फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा गया? हेरोडोटस। इतिहास एक आदमी है बीर, कहा कि इतिहास साइंस रखें कि आर्ट्स में रखें, मतलब साइंस में है कि आर्ट्स में है? तो बोला नहीं, दोनों में। इतिहास विज्ञान है, न कम है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला। और मैंने बताया कि पहली बार इतिहास का अत्यंत करने वाला अंग्रेजी विलियम जोन्स। ये विलियम जोन्स एक ब्रिटिश थे जिसने 1784 में आकर क्या किया? भारत में, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ की स्थापना करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको कॉपी में भी। 1784 में, यानी कि भारत के इतिहास को सामने लाने वाला पहला व्यक्ति जो अंग्रेजी लाया है ना? भारत के इतिहास को सामने लाने वाला पहला व्यक्ति, जो यहाँ के जमीन को खोद खोद के निकालने वाला आदमी, वो है विलियम जोन्स। बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम आएंगे, मोर्टिमर आएंगे, मॉर्समर व्हीलर आएंगे, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट है ना बाद में। लेकिन ये पहली बार जिसने एक स्थापना किया भारत में, उसमें देश आजाद भी नहीं हुआ था, है ना? उसमें देश क्या था? गुलाम था ब्रिटिश का, लेकिन फिर भी उसने भारत के इतिहास को खोदना चालू किया। ये कम बड़ी बात नहीं है। तो एशियाटिक सोसाइटी, क्वेश्चन पूछेगा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स। कब? 1784। अभी मैंने कहा था धर्म के आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर 3 भाग में बांटा गया। किसने बांटा? देखिए और डिटेल से लिखा हुआ। जेम्स मिल ने एक पुस्तक भी लिखा था, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। हिंदू काल, मुस्लिम काल और क्या हुआ तीसरा? ब्रिटिश काल। चलिए सब नहीं लेते हैं टाइम। ब्रिटिश काल। एक और है प्राचीन भारत, ये तो सबको पता है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो मालूम फिर भी दे दिए हैं कि ज्ञान, तर्क और सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक के परिवर्तन के आधार पर प्राचीन भारत कब से कब आना था? 2.5 लाख से, अभी बताए थे ना 1200। इसी को हम बोले थे हिंदू, क्या बोले थे? हिंदू काल बोले थे ना, ठीक है। अब मध्यकालीन भारत कब से है? 1206 से लेकर ये हो गया। इसको बोले थे मुस्लिम काल, बोले थे ना, अभी तुरंत लिखते, लीजिए मुस्लिम काल। और तीसरा क्या होगा? ब्रिटिश आधुनिक काल। सतोसा क्या? 1947, जो ऑलरेडी पढ़ा दिए। अब एक इंपॉर्टेंट जो एक छूट गया था उसको भी आएगा, वो भी आएगा। उपकरण के आधार पर भारत के 2 भाग बांटा गया, एक पाषाण काल, एक धातु काल। उपकरण के आधार पर, यानी कि पाषाण काल में खाली पत्थर का उपकरण मिलेगा, और धातु काल में भी सबसे पहला धातु कौन था? तांबा का मिलेगा। और फिर बाद में क्या आएगा? लोहा, है ना? बाद में आएगा लोहा, बीच में आएगा कांस्य युगीन। हड़प्पा में क्या आया था? कांस्य युगीन। अब बाद में तो 3 गो हो गया, यहां हो गया ताम्र, 3 गो हो गया ना। धातु वाला में क्या आ गया? 3 टू। सबसे पहला धातु खोज किसके कौन था? ताम्र। बाद में हड़प्पा में कांसा बना। अब बाद में उत्तर वैदिक में लोहा कब आता है? देखिए अब यहां पर नहीं भी पढ़ाएंगे तो हल्का सा कॉमन सीखिए कि लोहा की खोज हड़प्पा में था नहीं। क्वेश्चन आता है ना डायरेक्ट कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, और सबसे आसान क्वेश्चन है। लोहा बाद में आता है, हड़प्पा में धातु से लोहा की जानकारी नहीं थी, तो वो सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने कहा लेखन कला, प्रागैतिहासिक, बता दें प्रागैतिहासिक का, प्रीहिस्टोरिक, जिस काल में मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, डायरेक्ट एक लाइन में खत्म। और इस काल के देखेंगे, ये कहता सबसे लंबा कालखंड है, और इसके लिए खाली क्या करेंगे? साहित्यिक मिलेगा, जब लिखने से साहित्य का मिलेगा, केवल प्रत्यात्मक मिलेगा, पत्थर उत्तर, केवल पत्थर मिलेगा, पशुओं की हड्डी के बने उपकरण। इसका कालखंड लिख दिए 2.5 लाख BC, कब तक जाएगा? 3000 BC, यानी कि हड़प्पा से जस्ट पहले का बात है। आद्य ऐतिहासिक काल, ये बताइए। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, वह कालखंड जिसे मानव लिखना जानता था, परंतु आज का मानव उस लिपि को पढ़ने में कामयाब या सफल नहीं हुआ। इसमें भी क्या होगा? जब सफल नहीं हुआ तो साहित्यिक होगा स्रोत नहीं, तो खाली क्या होगा? प्रतात्मिक। इस कालखंड का माना गया 3000 BC से लेकर 600 BC, यानी कि जस्ट 6ठी शताब्दी से पूर्व से पहले। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, पूरा पीडीएफ बना दिया, अच्छा है, एक जगह कलेक्शन भी हो गया आपका। वह काल जिसे मानव लिखना जानता था, अब वर्तमान मानव उस लिपि को पढ़ने में कामयाब हो गया है। इसके लिए दोनों आएगा, पुरातात्विक तो चलते चलते रहेगा, प्लस क्या गया इसमें? जुट गया साहित्यिक। इस काल में मानव केवल पत्थर, ये नहीं, ये गलत है, पत्थर का ये लाइनिंग काट दीजिए, कॉपी पेस्ट में गलती हुआ होगा। चलिए 600 BC से लेकर 1947 तक का माना जाएगा ऐतिहासिक। ये हुआ इतिहास का क्लासिफिकेशन, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किए। अब इसको छोड़ते हैं, अब आपको क्वेश्चन पर, क्वेश्चन इसमें था ना, क्वेश्चन इसमें है कि नहीं देखने दीजिए पहले। ये खाली थ्योरी है,
ये पूरा थ्योरी बना हुआ है, तो खत्म नहीं होगा कभी। हाँ है। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं, बस जितना पढ़ाए बनाइए। पहला क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी बनाइए। नेक्स्ट जल्दी करते जाइएगा। आप प्रैक्टिस ज़्यादा, पढ़ने ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। लिखित विवरण मिलता है, क्लियर है सबको? अशोक ने अपने अभिलेख किस लिपि में लिखवा है? 4 लिपि में था, याद रखिएगा। लेकिन फिर भी इसमें चॉइस हुआ एक ही को दिया है ना, इसलिए। देवनागरी तो नहीं है, हिंदी नहीं भी आया है, अन्य संस्कृत आया है। हेरोडोटस हिस्टोरिका अभी था ना, बताए थे किताब ना। चलिए टिक लगाते जा रहे हैं। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पूछ रहा है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब तो है। चलिए कोई बात नहीं। अब इसे कह रहा है महत्वपूर्ण पूछ रहा है ना, सबसे महत्वपूर्ण, ज्यादा चीजें साहित्यिक तक, फिर महत्वपूर्ण में तो चूंकि लिखित चीज है ना, महत्व पूछ रहा है। ऐसे है सभी, चारों हो जाएगा ना। सिंधु द्वारा प्रदेश को इंडिया नाम, ये ईरानी कभी कहीं देता है, कहीं ईरान, लेकिन आप सही दीजिए ईरानी। चलिए मिट्टी का बर्तन, ये ऑलरेडी हम अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन आगे देखते हैं। जिससे हमें अभी बताया ना, जिस प्राय स्रोत तो कालखंड जो निकालते हैं ना, जैसे आप नाम सुनेंगे C12 कार्बन पद्धति बोलते हैं ना, तो C12 से हम जिसमें कार्बन, तो उसका अब कह रहा मिट्टी के बर्तन के लिए तो ताप समृद्धि, इसको बोलते हैं थर्मोलुसेंस, अंग्रेजी में बोलते हैं थर्मोलुसेंस। उस विधि से निकालते हैं मिट्टी के बर्तन, यानी कि मिट्टी का बर्तन कितना पुराना है, किस कालखंड का है, उसका डेटिंग किस विधि से करेंगे, ताप समृद्धि। पोटेशियम लिख लीजिए, ये जीवाश्म का होता है, जल्दी। कार्बन विधि वाला में जीवाश्म, फॉसल्स इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं फॉसल्स। और पोटेशियम आर्गन विधि जहां पर राख मिलता हो, जहां पर कोई भूकंप यानी कि ज्वालामुखी पैदा हुआ होगा, ज्वाला, इसलिए कि कई ऑब्जेक्टिव निकल रहा है आपका, ध्यान रखिएगा। जहां ज्वालामुखी फटा हो उसके राख के आसपास कोई सभ्यता होगा, तो किस पे निकालेंगे? आई तो BC विधि चल अलग चीज है, तो राख वाला से याद रखिएगा, पोटेशियम आर्गन मेथड। आइए हो गया बर्तन तक, कौन? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन क्या कहते हैं बताइए? मृद भांड। इतिहास में क्या नाम इसका बोलते हैं? मृद भांड। अब अंग्रेजी में बोलते हैं पॉटरी। क्या बोलते हैं? पॉटरी। पॉटरी भी कई प्रकार के होते हैं, अभी हम डिटेल जाते हैं। पॉटरी भी कई प्रकार, जैसे पॉटरी हल्का एक चीज पॉटरी है, जैसे एक होता है BRW, हम सजा भी देते हैं। फिर होता है PGW, फिर होता है NBPW। हम 3 को जरूर याद रखिए। ब्लैक रेड वेयर, हिंदी में बोलते हैं काले लाल मृद भांड, ब्लैक रेड वेयर। PGW पेंटेड ग्रे वेयर, चित्तित मृद भांड है ना, चित्तित भूसर मृद भांड। NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले चमकदार मृद भांड, है ना। तो ये सजा हुआ है, ये पहले आया, उसके बाद कौन आया? ये आया, उसके बाद कौन आया? ये आया। ये शैली दिए हैं आपको, ये सजाने के लिए आता है कालखंड के हिसाब से। ये आया हड़प्पा में, ये आया वैदिक में, ये आया महाजनपद में, ठीक है। चलिए तो हम थोड़ा सा मृद भांड आया इसलिए नाम कर मृद भांड। ये तो कॉमन क्वेश्चन है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? विंध्य पर्वत, वही विंध्याचल इसको बोलते हैं। चलिए ठीक है। एक चीज और थोड़ा सा, अगर इस बैच में पता नहीं पढ़ाएंगे, लेते शुरू वाला, इसमें पढ़ाते हैं उत्तर भारत और उत्तरी भारत में क्या अंतर है। उसी तरह दक्षिण भारत और दक्षिणी भारत में क्या अंतर है। चलिए अभी इस पर चर्चा करने ज्यादा चल रहा है। जैसे बाल्टा बाल्टी में अंतर है ना, सेम यहां पर भी अंतर है। हम लोग दोनों को एक ही मान लेते हैं, है ना, गलती यही करते हैं। उत्तर भारत का एरिया क्या होगा? ज्यादा बड़ा एरिया होगा, और उत्तरी भारत क्या होगा? छोटा एरिया होगा, है ना, जो ऊपरी वाला पार्ट केवल है। तो इस पर हम डिटेल चलेंगे, बाद में स्टार्ट में है मेरे पास। चलिए ये थोड़ा नया क्वेश्चन आ गया, चलिए आने दीजिए, क्या क्वेश्चन आने दीजिए। चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? आने दीजिए। कोल्डीवा, अगर जो पहले पढ़े होंगे यह है, EP में नोट कर लीजिए। चावल का पहला, ये न्यूलिथिक प्रमाण है ना, नव पाषाण का। चीनियों ने भारत के लिए क्या शब्द किया? ये देखिए, हमारा व्हेनसांग और फायान जो आए विदेश से, उसने भारत का नया नया नाम दे दिया है। उसमें ये ज़्यादा सही है। अगर इन तू को बोल देंगे तो ये भी सही हो जाएगा।
इन तू को दे देंगे तो ये हो जाएगा वेनसंग द्वारा, लिख लीजिए वेनसंग द्वारा, ये शायद फाहियान दिए होंगे, ठीक है। इन तू को है इसलिए आंसर कर रहे हैं, इसको को नहीं, इसमें छूटा हुआ तीन चूर आपका आंसर हो जाएगा। तो चीनियों ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो वापस आ रहा है सेम क्वेश्चन। अच्छा, हाँ एक मिनट, अच्छा 10 क्वेश्चन वहीं से लिया हुआ है। चल अभी सभी पढ़ाए नहीं तो क्या फायदा है ना, जब आप इस अगर कोई पढ़ाए तो बताइए वह कौन सा स्थल है जो नव पाषाण, ताम्र पाषाण और हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं? नहीं पढ़े इसका मतलब अंदाजा मत मारिए, मेहरगढ़ है ना। चलिए नहीं पढ़ाएं, नहीं तो फिर नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई मज़ा नहीं आएगा फिर, जब तक आप पढ़ें तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। चलिए हम बैक लेते हैं। तो आज ने हमने लास्ट में क्या पढ़ा? ये पूरा स्लाइड इतिहास का, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का स्लाइड बना हुआ है एक जगह। यहां तक पढ़े ना हम लोग, इतिहास तक, कालखंड पढ़े ना। देश का नामकरण पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, कुछ ज़्यादा है नहीं कि हमारा देश का भारत, हमारा दो नाम अभी कंफ्यूजन हो रहा था कि इंडिया का नाम बदल के क्या कर दिया गया भारत, अभी हॉल फिल्म हुआ ना, अब सब जगह इंडियन रहने लगेगा, क्या लिखाएगा भारत। चलिए अब ये राजनीतिक सिद्धांत के हिसाब से किया गया है। कह रहा कि जो पुराण में हम लोग पढ़ते हैं या जो कहानी है, एक नाम सुनेंगे दुष्यंत और शकुंतला की कहानी, है ना। उसका एक पुत्र था भरत, इसके नाम पर ही भारत पड़ा। पहला तो स्टेटमेंट यही है कि दुष्यंत नामक राजा था और शकुंतला और उसका पुत्र बहुत ही शक्तिशाली था। कहा जाता है कि भरत जो शक्तिशाली था ये एक ही बार में एक शेर को मार दिया था, है ना। तो इसलिए क्या नाम पड़ गया भारत। ये हम लोग बचपन में भी कहानी पढ़े हुए हैं। जैन साहित्य के अनुसार जो हमारा प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव या आदिनाथ, उसका एक पुत्र था बड़ा पुत्र, उसका भी नाम क्या था? भरत। इसलिए कहते लोग कि भरत नाम पड़ा। चलिए अपनी अपनी इच्छा पर है। तो पहला भारत किसके नाम पर हुआ? दुष्यंत के नाम पर, और दूसरा हुआ जैन साहित्य के हिसाब से ऋषभदेव के पुत्र के आधार पर। तो दो गो भरत भरत पैदा हो गए। तीसरा भरत अलग है, ये आदमी नहीं है, अब भरत एक कबीला बन गया। अभी तक दो भरत है, व्यक्ति का नाम था, ये एक कबीला का नाम है, ये एक क्षेत्र का नाम है, जो हम ऋग्वेदिक में पढ़ेंगे। कहता वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के 7वें मंडल, टोटल 10 मंडल होता है, उसमें दासराग युद्ध की चर्चा की गई है। यह युद्ध सुदास और समरण के बीच में लड़ाया गया था। सुदास जो था उस किसका हेड था? भरत कबीला का। और जगह कहाँ हुआ, नदी कहाँ हुआ था लड़ाई? रीवा नदी, जिसको नाम दिया गया वैदिक काल में परुसी नदी। क्वेश्चन भी आता है ना। और इधर जो था आपका, देखिए राजा कौन था? अब इसमें आइए, सुदास संवरण इधर है वशिष्ठ हेड, इधर है विश्वामित्र, इधर घोषित कौन हुआ? विजय। और जगह कहाँ है? परुसनी। लड़ाई कहाँ हुआ? परुसनी, जिसको बोलते हैं रावी। रावी पढ़े कौन नदी है? हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ है? रावी सबसे फेमस पढ़ते हैं। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। तो कहने का मतलब है कि ये जो भारत है ये व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर क्या है? ये कबीला है। जन मतलब कबीला। देखिए होता है पहले जन आया, जन से आया जनपद, और जनपद के बाद आया महाजनपद। ये बताएंगे डिटेल से। ये है ऋग्वेदिक में, ये है उत्तर वैदिक में, ये है 6ठी शताब्दी में जो आप महाजनपद पढ़ते हैं, जिसको राज्य का दर्जा है। अभी भी जाएगा ईपी में जनपद लिखा रहता है, जिला का नाम फलना जनपद, है ना। जैसे हम नालंदा बोलते हैं तो नालंदा जनपद रहता है, तो वहाँ उसी तरह से ईपी में अभी जनपद लिखा जाता है। तो जब छोटा क्षेत्र उससे कई मिलाकर जन को जनपद, और कई जगह ये राज्य के बराबर महाजनपद। तो भारत एक कबीला था जिसके आधार पर उसका राजा चूंकि जीत गया था, इसलिए इस क्षेत्र का क्या नाम पड़ा? भारत। अतः भारत का नाम ऋग्वेद में वर्णित भरत कबीला के आधार पर माना गया। तो 3 गो, एक भरत कौन बताइए, याद कर लीजिए, दुष्यंत शकुंतला वाला, एक भरत आदिनाथ ऋषभनेत्र के पुत्र का, और तीसरा जो ऋग्वेद में जो कबीला के आधार पर रखा गया, जिसमें इसका राजा कौन था? सुदास, जो विजय हुआ इस युद्ध में, जो 10 राजाओं के विरुद्ध लड़ा गया था। 10 बनाम गया, 10 कबीला यानी कि 10 राजा के विरुद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसको कहा गया है दास राग युद्ध। अब आया जो क्वेश्चन आया था अभी, ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा गया? अभी क्वेश्चन था ना कि ईरानी दे कि ईरानी दे, अभी था ना क्वेश्चन को, अभी आ गया उसका।
ईरानी को सिंधु नदी को क्या डाला? इंडस। और सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को क्या कहा? इंदौस या इंडोस। क्षेत्र का, ये नदी का नाम है, ये क्षेत्र का नाम है। बाद में इस क्षेत्र के लिए एक नया नाम आया, इंडिया, है ना, उसी को। अब यहां नोट कर कि इंडिया शब्द सबका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये हाईलाइट किया हुआ आपके लिए, स्पेशल है। अब देखिए इंडस शब्द किसने दिया? ईरानी। तो वही कर आदमी लोग इंडस को इंडिया समझ लेता है। क्लियर है बात? क्लियर। अब यहां नोट भी कर दें कि इंडिया अगर पूछेगा शब्द तो आएगा आंसर कौन? खाली पूछेगा इंडस कौन है या इंडोस क्या लिया गया था, कौन देगा आंसर? दोनों क्लियर कर दिए, है ना। अब कहते हैं ईरानी या फारसी को बोलते हैं, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। क्या कहते थे? सिंधु नदी को हिंदू नदी। और हिंदू नदी के जो पार क्षेत्र उसको कह गया हिंदूग, और हिंदूग के नाम के बाद में आ गया हिंदुस्तान। ये देखिए, तो हिंदुस्तान शब्द किसने दिया? अरबवासी। ये देखिए 3 नाम हुआ। अभी कौन कौन नाम हुआ? भरत, भरत 2 बार, 3 गो भरत ये आए ना, एक इंडिया आया ना अभी, है? अब आ गया फिर हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान शब्द किसने दिया? क्वेश्चन पूछ सकता है। और लेकिन हिंदू का वर्ड किसने यूज किया? ये देखिए हिंदू का वर्ड किसने किया? या ईरानी ने। देख रहे हैं ना, हिंदू का वर्ड यानी सिंधु का हिंदू नदी किसने कहा? ईरानी ने, यानी फारसी ने। लेकिन हिंदुस्तान शब्द किसने किया? अरबवासी ने। थोड़ा सा ये भी मुस्लिम हुई मुस्लिमें है। अब देखिए अभी पता है चीनी यात्री, अभी आज क्वेश्चन आया था ना, वेनसान ने इंतु को, वहां को छूटा हुआ था ना, इंतु को, अन प्राचीन सिंतु को, जिसको फायान बोले अभी हम, और अंश तियंचु। ये देखिए 3 नाम दिया है, इंतु को, सिंतु को और तियंचु। चलिए, और पतंजलि हमारा रामदेव बाबा, हेड बाबा, है ना, पतंजलि योगपीठ, उसने भारत का नाम क्या रखा था? आर्यवर्त, है ना। तो आर्य, तो हमारा भारत का नाम एक और जुट गया, आर्यवर्त। और कोई नाम छूट रहा है? अभी और एक नाम छूट रहा है, चाइनीज को छोड़कर एक और नाम छूट रहा है, जम्बूद्वीप। भारत को कहा जाता था जम्बूद्वीप, भी होगा शायद। हाँ, बौद्ध एवं जैन साहित्य के अनुसार जम्बूद्वीप, है ना, दक्षिण भाग में माना जाता भारत है। पुराण में इसकी चर्चा, जम्बूद्वीप वह क्षेत्र है जिसके उत्तर में साइबेरिया है, पश्चिम में बैक्टीरिया है, पूर्व में चीन है और दक्षिण में हिंद महासागर है, और बीच में पामीर पड़ है। तो कुछ हद तक भारत के लिए प्रयोग कहाँ किया गया है? जम्बूद्वीप के लिए। तो जम्बूद्वीप का चर्चा कहाँ मिलता है? या तो बौद्ध साहित्य में या तो जैन साहित्य में। तो अब हम समझते हैं कि भारत का नामकरण पर क्वेश्चन आएगा तो कोई गलती, आपको कंफ्यूजन खाली होगा इंडिया वाला में, है ना। अगर ईरानी नहीं देगा चॉइस तब तो ईरानी मारवे करेंगे, हम बता रहे हैं। अगर ईरानी चॉइस दे दिया तो पहले इंडिया के लिए क्या मारेंगे? ईरानी ही मारेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन था वहां पर। तो कोई बोल रहा वो किसी कथन है। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये आसान क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन बताए थे, हम कोई भी चीज स्रोत जो मिलता है उसका कालखंड कैसे निकालते हैं? निकालते हैं ना कि इतना साल पुराना है, इतना साल पुराना है। रियल में कोई चीज पुराना है, कितना साल पुराना है, इसका तरीका बहुत तरीका है। कितना साल या वर्ष कहिए प्राचीन है, इसके कई तरीके हैं। एक तो होता है कुछ, अगर कोई मूर्ति आपके पास सामने यहाँ रख दिया गया, बुद्ध का चाहे मैं भी किसी भी देवी देवता का मूर्ति, आप कह दिया कि 21 काल का है। आपको बता दें, अभी हम उतना ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन एक समय ऐसा आता था कि हम भी मूर्ति के बारे में अच्छा जानकार हो गए थे बीच में। कारण ये कि हम म्यूजियम में 2 साल काम किए, उसमें क्या था कि बिना मूर्ति को छुए हुए आप बता सकते कि ये किस काल, पाल काल का है कि सातवाहन काल का है कि गुप्त काल का मूर्ति है, किस काल की मूर्ति है, खाली उसकी विशेषता के आधार पर। किसके आधार पर? विशेषता के आधार पर। विशेषता मतलब मूर्ति की मुद्रा देखी जाती है, ऐसे खड़े हैं कि ऐसे खड़े कि डांस कर रहे हैं, या क्या क्या प्रतीक चिन्ह क्या क्या लगा हुआ मूर्ति में, प्रतीक समझते हैं ना। किसी में त्रिशूल दिखा रहा है, किसी में चक्र दिखा रहा है, मैंने जो भी है, मान उसके आधार पर आप पहचान दें कि इस काल का ही मूर्ति होगा। दूसरा, स्टोन ऑफ कलर, स्टोन किस तरह, काला पत्थर है तो ज्यादा देखिए पाल काल का मिलेगा, है ना। सैंड स्टोन मैक्सिमम मिलेगा, सैंड स्टोन आपका मौर्य काल का।
लाल पत्थर इसको बोलते हैं, है ना, बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर आता है ना। तो कुछ पत्थर के आधार पर, चलिए वो सब तो ठीक है बाहरी बाहरी विशेषता के आधार पर, लेकिन हमको अगर पूरा कोई जमीन से खुदाई करके कुछ मिल रहा है पत्थर टूल्स, उसके लिए वो तो खाली मूर्ति के लिए कर सकते हैं ना, बाकी चीज भी कैसे कर। मानती मोबाइल मिल गया हमको, मोबाइल नहीं पत्थर मिल गया, या कोई हड्डी मिल गया, तो डॉक्टर साहब हड्डी खोजेंगे कि काची का हड्डी है, पहले हड्डी क्या चीज का, जानवर का है कि आदमी का है, पहले तो डॉक्टर बता देगा, डॉक्टर पर एक्सपर्ट है इसमें, है ना, वो एक्सपर्ट है। तो उसी तरह से अगर हड्डी मिल गया तो ये लिख रहे हैं, अगर हड्डी मिल गया तो हम इस विधि से भी निकाल सकते हैं, जिसको कहते हैं रेडियो कार्बन मेथड, जिसको कहते हैं C40 मेथड। इस बीच लिखा हुआ मनुष्य एवं जानवरों की हड्डियों एवं पेड़ पौधे के अवशेषों का कालखंड निकाला जाता है, पहले लाइन लिख दिया है। कैसे निकाला जाता है आपको भी हम टेलर दिखा देते हैं। C14 का अर्ध जीवन काल, हाफ लाइफ पीरियड 5730 या लगभग 5500 वर्ष माता, और इस विधि से मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं वर्ष पुराना का, 40,000 वर्ष पुराना हम एज का, फॉसिल्स का एज निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा समझने के लिए, ये पता है किसको, जो साइंस के उनको तो पता होगा कि हाफ लाइफ क्या होता है, पता है, नहीं बदलूंगा। चलिए थोड़ा सा इस पर एक रिसर्च कर देते हैं हल्का सा। आप पहले C14 को छोड़ दीजिए, अभी मैंने कहा C से मतलब क्या होता है, कार्बन। कार्बन का पता है C6 12 और C6 14 होता है। थोड़ा सा साइंस के स्टूडेंट को पता ज्यादा, जो आर्ट्स उनको ध्यान सुनिएगा। नीचे जो लिखा उसको बोलते हैं परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, ऊपर जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या यानी कि मास भार, या जो बोल रही है ना, द्रव्यमान संख्या। तो कार्बन का जो है परमाणु संख्या बराबर होता है और द्रव्यमान संख्या डिफरेंस होता है। तो इस विधि को कहते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं इस विशेषता वाले एलिमेंट को, और इसको बोलते हैं हिंदी में समस्थानिक। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। कि एक ही एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर भी दोनों सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, अलग है। तो उस विधि को क्या कहते हैं, आइसोटोप और समस्थानिक। अब ये दोनों में अंतर क्या है, इसका 12 उसका 14, इसलिए कि ये स्टेबल है। अब देखिए हम बनाने लगे, आपका वैलेंसी पढ़ाने लगे तो फिर साइंस पूरा केमिस्ट्री में घुस जाएंगे। कोई भी स्टेबल कहते हैं कि कोई भी स्टेबल एलिमेंट वह होता है जिसके बाहरी कक्षा में 2 या 8 होना चाहिए। ये सब पता होगा ना, के एलिमेंट पढ़ेंगे ना, इस ऑर्बिट वाला चीज अगर हल्का से पढ़े याद रखे, तो हम उस पर नहीं जाते हैं। तो इसका में पूरा स्टेबल, और जो स्टेबल नहीं होगा यानी अनस्टेबल, जो अनस्टेबल नहीं हुआ उसी को कहा जाता है रेडियो एक्टिव तत्व। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। यानी वह स्टेबल होने के लिए अल्फा बीटा गामा छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा, 3 गो रे छोड़ता है, अल्फा बीटा और गामा इसको बोलते हैं। 3 गो रे छोड़ता है अपने को स्टेबल करने के लिए केवल, है ना। चलिए हमको उससे ज्यादा हमको केमिस्ट्री में नहीं जाना है, हमको इतिहास में इसका क्या यूज है ये हम बोलना चाह रहे हैं। कह रहा C12 और C6 और C14, है ना, ये दोनों एलिमेंट ठीक है। कहता है कि ये दोनों हर एक में, हड्डी में भी रहेगा और पेड़ पौधे में। कार्बन कहाँ कहाँ रहेगा, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। अब पेड़ पौधा क्या करता है, CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, नहीं, वो भी दोनों करता है, ही चीज करता है। फिर भुला गए, मेरा कहने मतलब हुआ ये लेता है, ये छोड़ता है। कौन, पौधा। अब आदमी क्या करता है, O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ये पर्सन मैन के लिए। लेकिन नहीं, ये भी प्लांट लेता है, याद रखिएगा। पेड़ पौधे भी O2 ही लेते हैं और CO2 ही छोड़ते हैं। आप लोग कंफ्यूजन दूर कर लीजिए आज के बाद, अगर साइंस के स्टूडेंट है तो। कोई पूछ दे कि एक प्लांट अपने शरीर, अपने कहते हैं खाना बनाने या जो भी कहिए, कई प्लांट जो है ऑक्सीजन के कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया के द्वारा O2 लेता है और CO2 वो मैन भी करता है और प्लांट भी करता है। लेकिन इसमें एक प्लांट एक स्पेशल क्रिया जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, उसमें CO2 लेता है और O2 छोड़ता है। ये क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेगा और O2, लेकिन चूंकि मैन में प्रकाश होता नहीं है, चूंकि मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है नहीं, ग्रीन क्लोरोफिल है नहीं, मेरा पास हरा हरा अंदर में कुछ है नहीं, है ना, तो बनेगा कहाँ से, तो हरा चाहिए इसको, है ना। अब हरा डलवा लेते हैं, लीवर को हरा करा लेते हैं तो चलने लगेगा। तो कहने मतलब कि मेरे अंदर क्लोरोप्लास्ट है नहीं, इसलिए हमारे यहाँ खाना नहीं बनता, हमको बनाना पड़ता है गैस पे जाकर खाना।
और वो बेचारा खुद अंदर बना लेता है। तो ये हुआ प्रकाश ऐसा। एक चीज और बता दे, कभी कभी और साइंस में जाइएगा डीपली, ये जो O2 निकलता है कहाँ से निकलता है? वाटर से। पूछता है कभी कभी, है ना, कभी मौका मिलेगा। इसका कहानी भी कभी है कि ये जो A2 आता है छोड़ता है प्रकाश में, वो किससे निकलता है? ये O2 नहीं रहता, किसका रहता है? यानी कि CO2 प्लस H2O बनाएंगे तो बनेगा C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो प्लस O2 निकल क्या निकलता है? ये जो O निकला किसका निकला? इसका वाला और नहीं रहता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा और जो उत्सर्जित होने वाली ऑक्सीजन किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के। इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। उसको प्योर बोलते हैं फोटो हाइड्रोलाइसिस। फोटो मतलब लाइट होता है और उससे पानी को ब्रेक करते हैं तो हाइड्रो बोलते हैं, है ना। तो फोटो हाइड्रोलाइसिस होता है, जिस प्रक्रिया को कहते हैं ये। तो ये आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ये हमेशा क्वेश्चन बना हुआ भी है। अब मेरा कहना कि अगर ये ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता है, यानी इसीलिए कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अधूरी हो जाती है। वहां पर दिन में तो अपने O2 ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, फिर CO2 को वापस ले रहा है। ये नहीं कर रहा है ना। पेड़ पौधा क्या कर रहा है? O2 ले भी रहा है और फिर खाना बनाने के लिए क्या कर रहा है? CO2 को छोड़ता है भी है, लेकिन फिर भी ले लेता है। लेकिन रात में खाली O2 ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, लेकिन CO2 को खाना में नहीं ले रहा है। इसलिए कहता है रात के नीचे पेड़ क्या नहीं सोना, क्योंकि CO2 की मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना वहां पर, जो आपके लिए हानिकारक है। अब आते हैं इसमें क्या अंतर है। हम इसमें थोड़ा कच्चा है, मेरा कर्म इसका कि इसमें क्या अंतर है। जब इसमें अल्फा बीटा गामा नहीं निकलेगा और इसमें निकलेगा तो क्या अंतर है? इसमें भार में क्या होता है? कमी होता है। अगर ये मानते हैं अगर कोई शरीर में 10 ग्राम है और ये अगर 5 ग्राम हो गया और ये भी 10 ग्राम है तो ये 5 ग्राम हो गया। सुनिए ध्यान से, अगर कोई वस्तु थोड़ा सा इसको यहाँ ज़्यादा कचपच हो गया, इसको अलग लेते हैं। इसको समझ लीजिएगा तो बहुत काम का चीज़ है ये किताब में मिलेगा भी नहीं। ये जब कोई जीवित होता है, जीवित में रहना लाइफ रहता है, तो इसका मात्रा यानी अमाउंट और इसका अमाउंट क्या होगा? बराबर होगा। जब जीवित है तो इस जितना शरीर में कार्बन रहेगा दोनों बराबर होगा, यानी कि C6 भी रहेगा, C14 12 वाला भी रहेगा और 14 वाला भी रहेगा। जैसे ही आदमी डेथ करता है, जरा सुनिएगा ध्यान से, जैसे ही आदमी डेथ करता है, मानते हैं कि ये इसका 10 ग्राम था उस समय, तो यहां भी क्या रहेगा? उसमें 10 ग्राम। जैसी डेथ किया इसका मात्रा फिक्स हो जाएगा। फिक्स मतलब उतने रह जाएगा, ये घटे बढ़ेगा नहीं, चूंकि ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। अब इसका मात्रा क्या होगा? जैसी डेथ करेगा ये घटना चालू करेगा। घटते घटते मालते आ गया कितना चीज? 5 ग्राम मानते हैं, चूंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व है ना। अब अभी मैंने कहा कि वह घटते घटते कितना आ गया? हाफ। इसको बोलते हैं अर्धकाल। क्या बोलते हैं? आधा हो गया ना, तो अर्धकाल आयु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी जितना समय में वो आधा हो जाता है कोई वस्तु, माने उसका अमाउंट रेडियोएक्टिव का, उसको क्या कहते हैं? कौन भी कहते हैं? अर्धकाल। और इसका नापा हुआ कारण कितना निकाला हुआ था? 5500 वर्ष। कितना निकाला हुआ है? 5500 वर्ष। अब अगर आपको कोई खुदाई में मिला, कोई वस्तु मिला, मान तो यही मिल गया, ठीक है, अब इसमें लैब में ले गए और लैब में लेने में देखे कि इसमें C6 कितना देख रहे हैं? 10 ग्राम है और C6 14 देखिए तो देखिए इसमें 5 ग्राम है। अब बताइए जब लैब में हम पता चल गया कि C6 कितना है? 10 ग्राम और C6 कितना है? 5 ग्राम। तो ये वस्तु कितना साल पुराना होगा? 5500 वर्ष पुराना होगा। ऐसे निकलता है ना। भले उसमें 150 वर्ष आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग तो निकाल देगा ना। तो यही है C14 सी कार्बन मेथड का प्रयोग, जो कि आप निकाल। लेकिन मैक्सिमम कहां तक निकाल सकते हैं? 40,000 वर्ष तक था ना। कितना था? 40,000 वर्ष तक। ये देखिए कितना निकाल सकते हैं मैक्सिमम? 40,000 वर्ष तक, है ना। तो आप उसी हिसाब से निकाल लीजिएगा। चलिए इसको खत्म कर लेते हैं, कम से कम उसके बाद छोड़ देंगे। आइए, इसको सबसे पहले खोजा किसने था? पूछता है C14 का खोज किसने किया था? एफ लीवी। याद रख लीजिएगा। पोटेशियम आर्गन मेथड, अभी मैंने बोला ज्वालामुखी, याद है? हम पढ़ा चुके हैं। इस विधि से ज्वालामुखी या राख के आधार पर हम काल निर्धारण करते हैं, है ना। सबसे ज्यादा एज का यही निकाला जाता है, प्राचीनतम अवशेष का, उससे ही पीछे चलता है। इसके खोजकर्ता कौन है? वाइसेकर। याद रखिए, ये 30,000 से अधिक वाला का निकाल, उससे अधिक से निकाला ही जाता है, बहुत ज्यादा। और कब तक? मैक्सिमम 30 करोड़ वर्ष तक का निकाल सकते हैं। तो पूछ सकता है कि किस विधि सबसे प्राचीन काल का निकाल सकते हैं? तो पोटेशियम आर्गन मेथड।
अभी आया ब्रीच वाला है, ये देखिए पेड़ का निकालते हैं स्पेशली रिंग को गिनकर। आप जब कहीं आराम मशीन में जाइएगा तो देखिएगा ना, ऐसे ऐसे इसमें रिंग रहता है, कटिंग रहता है ना। तो एक रिंग जब माना था कि 1 बरस में बनता है, एक दूसरा रिंग 2, तो रिंग को में गिना जाता है कितना। अगर मानते हैं 20 को रिंग मिला, इसमें कितना साल पुराना होगा, ये 20 वर्ष है। तो रिंग के आधार पर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इस विधि से ब्रिज की आयु ज्ञात की जाती है। इसका खोज किसने किया था? डॉगलस ने। हम सबका डिटेल भी लीजिए है, डॉगलस ने इसका खोज किया था 1901 में। 1901 में। इससे ज्यादा नहीं, 2 से 3 हजार वर्ष था। छोटा सा पेड़ पौधा का ज्यादा आयु तो होता भी नहीं है, है ना। अभी ये जो क्वेश्चन था आपका ताप संदीप्ति था ना क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन सेट में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग आयु कैसे निकालते हैं? ताप संदीप्ति, है ना, जिसको बोले उष्मा दीप्ति में अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में थर्मोलुसेंस, लुसेंस। इसका खोज किया डेनियल साहब, फेरिंगटन डेरियल ने खोज की। ये था आपका कालखंड। बस तिथि को छोड़ देते हैं, तिथि को रह देते। यानी कि आपका आज की पढ़ाई क्या हुआ, फिर से हम वापस चलते हैं हल्का सा। इतिहास क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, इस पर मैंने चर्चा किया। इतिहास का स्रोत पर मैंने चर्चा किया। इतिहास का विभाजन पर चर्चा किया, कैसे कैसे इतिहास को बांटते हैं, है ना। और फिर मैंने इतिहास का कालखंड पर बात किया। ये 4 पॉइंट पर मेरा चर्चा हुआ, है ना। इतिहास क्या है, क्यों पढ़ते हैं, इतिहास का स्रोत क्या हो सकता है, और इतिहास का विभाजन क्या है, और इतिहास का कालखंड, है ना। इसके बाद फिर आपका तिथि वाला है। ये सब तिथि तो पता ही होगा, जो बीसी मानते हैं ना, बिफोर क्रिस्ट बोलते हैं, है ना। एडी को बोलते हैं, एनो डोमिनी बोलते हैं। ये सब आपका बेसिक चीज है, ये सब एनसीईआरटी से बनाया हुआ आपका, है ना। चलिए ये अब छोड़ देते हैं, ये आज यही लंबा टॉपिक है। पूरे भारतीय महाद्वीप को कैसे बांटते हैं, जो अभी बताया ना, उत्तरी भारत उत्तर भारत में क्या अंतर है, सब इसमें डिटेल आएगा आपका। ठीक है, आज बात छोड़ देते हैं, इतना इतना पहले पचाइए, ठीक। और बाकी पीडीएफ भिजवा देते हैं जो होगा, जहां तक संभव है। इसीलिए तो आपको ऑब्जेक्टिव, हमको लगा हड़प्पा पर पढ़ाए हुए होंगे, इसलिए लगा ऑब्जेक्टिव दे देते हैं। कोई बात नहीं, जो पहले से पढ़े उनको कुछ आइडिया हुआ होगा। कोई पढ़ने में दिक्कत, समझने में नहीं ना सर।